नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9 की दूसरी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ मेरी संग की औरतें के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। मेरी संग की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की नानी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब मेरी संग की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की नानी के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी उन्हें बतलाना है। हमने आपको पढ़ाया था कि लेखिका की नानी क्या थी? एक परंपरावादी, अनपढ़, पर्दानशी औरत यानी पर्दा करने वाली महिला थी, जिसकी शादी अंग्रेज़ों के फरमदार से यानी जिसकी शादी अंग्रेज़ों के जो जीवन शैली को अपनाने वाले उनके आज्ञाकारी से हुई थी। तो हम लिखेंगे जिनकी शादी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़ने वाले व्यक्ति से हुई थी। उनके पति की जीवन शैली पूरी तरह अंग्रेजी ढंग की थी, लेकिन लेखिका की नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने तरीके से ही जीवन जीती रही और लेखिका की नानी के दिल में भारत की आज़ादी की चाह थी। वे हृदय से भारत की स्वतंत्रता चाहती थी और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वालों का अत्यधिक सम्मान करती थी। अपनी इसी भावना के कारण वे अपनी बेटी का विवाह आज़ादी के किसी सच्चे सिपाही से करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी का दायित्व स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी को सौंप दिया। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह अंग्रेज़ों की नौकरी करने वाले किसी साहब या रईस से हो। यह एक तरह से उनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी बेटी को समर्पित करना था। यह एक तरह से उनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी बेटी को समर्पित करना था। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी थी। आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करने के बावजूद वे तन मन धन से इसके प्रति समर्पित थी। वे तन मन धन से इसके प्रति समर्पित थी यानी खुले विचारधारा वाला थी। राष्ट्रीय आंदोलन की जो भावना थी उनमें कूट कूट कर भरी थी और इसीलिए वो अपनी बेटी का विवाह अंग्रेज़ों के फरमानदार से ना करके किसी स्वतंत्रता सेनानी से करना चाहती थी। इसलिए वो अपना जिम्मा उनके पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को सौंपा। ठीक है, तो ये उनके व्यक्तित्व की आपकी विशेषताएं थी, उनको आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल लेते हैं। व्यक्ति अपनी मृत्यु के निकट पहुंचने पर अपनी दबी हुई इच्छा को व्यक्त कर देता है। लेखिका की नानी के व्यवहार के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नानी ने जब स्वयं को मौत के निकट पाया तब वह अपनी बेटी अर्थात लेखिका की मां की शादी के विषय में सोचकर व्याकुल उठी, बेचैन उठी, क्योंकि हर माँ अपनी बेटी का चाहती है कि उसे अच्छा घर मिले और उसका समय पर शादी कर दी जाए। और पर्दा त्याग कर, पर्दा नशी औरत थी, उसने पर्दा त्याग कर अपने पति के एक मित्र स्वतंत्र सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि वे अपनी बेटी के लिए ऐसा वर तय करें जो आज़ादी का सिपाही हो। मतलब ऐसा वर ढूंढ के लाएं जो आज़ादी का सिपाही हो, यानी स्वतंत्र विचारधारा वाला हो, देश के लिए मर मिटने वाला हो। इससे उनके अंदर छिपी आज़ादी के जुनून और आज़ाद ख्यालों का पता चलता है। तो इस बात से उनके अंदर छिपे आज़ादी के जुनून और आज़ाद ख्यालों का पता चलता है। सारी उम्र अपने ढंग से जीवन जीने वाली स्त्री लेखिका की नानी के व्यवहार में आया यह परिवर्तन अप्रत्याशित था। यह आशा से क्या था? विपरीत था कि इतना परिवर्तन कैसे आया। तो ये यही कारण था कि उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था और आज़ाद विचार वाली वो महिला थी। तो सारी उम्र अपने ढंग से जिंदगी जीवन जीने वाली स्त्री लेखिका की नानी के व्यवहार में आया परिवर्तन अप्रत्याशित था। ठीक है, अप्रत्याशित तो होता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया हो। अगला सवाल है। आज भी पढ़े लिखे बहुत से लोग संतान के रूप में बेटे की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पुराने जमाने की होते हुए भी लेखिका की परदादी का पतोहू के बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगना क्या सिद्ध करता है? क्या सिद्ध करता है देखते हैं। लेखिका की परदादी उच्च आदर्शों वाली तथा लीक से अलग हटकर चलने वाली महिला थी।
उस समय समाज सुधार तथा स्त्री उत्थान के आंदोलनों के प्रचार प्रसार के चलते गांव, शहर, हर जगह नई चेतना का विकास हो रहा था। मतलब उस समय समाज सुधार और स्त्री उत्थान के आंदोलन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, मतलब उस समय समाज सुधार और स्त्री उत्थान के आंदोलन चलते थे। उनके प्रचार प्रसार के लिए गांव, शहर, हर जगह नई चेतना का विकास हो रहा था, जिनसे प्रेरणा पाकर कुछ ऐसी पारंपरिक रूढ़िवादी महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया कि सब अचंभित या हैरान हो गए। मतलब उन्हीं आंदोलनों, उन्हीं जन चेतना के जो कार्यक्रम थे, उनसे प्रेरित होकर पारंपरिक रूढ़िवादी महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया। ऐसी महिला थी लेखिका की परदादी। उन्होंने भगवान से अपने पतोहू के पहले बच्चे के लिए लड़की होने की मन्नत मांगी और इस मन्नत की घोषणा सरेआम की। उनका अपनी पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की की मन्नत मांगना यह सिद्ध करता है कि उनकी निगाहों में स्त्रियों का स्थान अत्यंत ऊंचा था। उनकी निगाहों में स्त्रियों का स्थान क्या था? अत्यंत ऊंचा था। अगला सवाल, मानवीय प्रकृति को डराकर नहीं बल्कि आत्मीयता के साथ परिवर्तित करना अधिक सरल है, कैसे? इस सवाल को आप अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो मानवीय प्रकृति को डराकर नहीं बल्कि आत्मीयता के साथ परिवर्तन करना अधिक सरल है। देखो, डरा कर या धमका कर किसी को रास्ते नहीं लाया जा सकता, बल्कि सद्व्यवहार, आत्मीयता से किसी के सही रास्ते पर लाया जा सकता है। जैसे लेखिका की परदादी ने चोर का हृदय परिवर्तन किया, मतलब डर से परिवर्तन नहीं था बल्कि आत्मीयता से, सिंपैथी से परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे लेखिका की परदादी ने चोर का हृदय परिवर्तन किया। चोर के आने पर उन्होंने शोर नहीं बचाया बल्कि उसे पानी मंगवा कर पिया और उसे भी पिलाया तथा उससे माँ बेटे का संबंध स्थापित कर उसे गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर मोड़ दिया। चोरी छोड़कर उसने खेती का धंधा अपना लिया और इस प्रकार मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए डर नहीं बल्कि आत्मीय संबंध उपयुक्त होते हैं। तो इस उदाहरण से, चोर वाले उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि दूर करने के लिए डर की जरूरत नहीं है, मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियों को दूर करने बल्कि आत्मीय संबंध उपयुक्त होते हैं, जिससे उसके विचारों को सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। अगला सवाल, यही पढ़ रहे थे। अपनी परदादी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं से लेखिका प्रभावित थी? अपने शब्दों में लिखिए, मतलब अपनी परदादी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं से लेखिका प्रभावित थी, मतलब किन उसके समय की महिलाओं के व्यक्तित्व को के बारे में उभारा इस चैप्टर में, और वो किन व्यक्तित्वों ने लेखिका के व्यक्तित्व पर असर डाला है उनके बारे में। तो लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वालों में से थी। वे अपरिग्रह के नियम का पालन करते हुए, अपरिग्रह का मतलब जितना जरूरत हो उतनी ही चीज का इकट्ठा करो, बाकी दान में दे दो, मतलब जरूरत की चीजें ही इकट्ठा करो। अपनी अपरिग्रह के नियम का पालन करते हुए फालतू सामान को दान कर देती थी। अपनी पतोहू के गर्भवती होने पर उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से लड़की होने की मंगत मांगकर सबको आश्रय में डाल दिया। भगवान ने भी उनकी दुआ से प्रसन्न होकर उनकी बहू को एक के बाद एक 5 कन्याएं दे दी। अपनी इसी मन्नत के कारण के संबंध में उन्होंने कभी बताया तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से लड़कियों का समाज में स्वागत सम्मान होना चाहिए। इस मन्नत के रूप में लड़कियों का समाज में, इस मन्नत के कारण के संबंध में उन्होंने कभी बताया नहीं इस मन्नत का क्या कारण था, लेकिन निश्चित रूप से लड़कियों का समाज में स्वागत सम्मान होना चाहिए, ऐसा वे चाहती होंगी। उनके व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं से लेखिका प्रभावित हुई। घर में चोर के घुसने पर उन्होंने बड़ी समझदारी से उससे माँ बेटे का रिश्ता कायम कर उसे सुधार दिया और खेती का काम करने के लिए उसे प्रेरित कर दिया। एक तो किन से प्रभावित हुई? अपरिग्रह के नियम से। दूसरा, लड़कियों का समाज में इस स्वागत सम्मान होना चाहिए। तीसरा, वो आत्मीयता से किस प्रकार से चोर का हृदय परिवर्तन कर दिया, गलत रास्ते पर चलने वाले को सही रास्ते पर ले आई। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पिता से प्राप्त उपन्यास ब्रदर्स क्रामजो से लेखिका की मानसिकता पर क्या प्रभाव हुआ? मेरी संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखी।
मतलब जब आज़ादी के आंदोलन जश्न मनाया जा रहा था उस समय लेखिका बीमार थी और उसके पिता ने उसे ब्रदर्स ग्राम जो उपन्यास पढ़ने के लिए दिया, तो क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, पिता से प्राप्त उपन्यास ब्रदर्स क्रामजो को एक बार शुरू करने के बाद लेखिका सब कुछ भूल गई। उनका रोना धोना, अन्य कोई काम करना उसे याद ही नहीं रहा। इस किताब को उसने इतनी बार पढ़ा कि उसके सारे पाठ गड़बड़ हो गए, लेकिन एक पाठ या अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित था, लेखिका को पहली बार में ऐसा कंठस्थ हो गया था कि उम्र के हर पड़ाव में वह लेखिका लेखन को प्रभावित करता रहा। वो बच्चों पर होने वाले अत्याचार अनाचार से संबंधित था, वो ऐसा कंठस्थ हो गया कि उम्र के हर पड़ाव में लेखिका और उसके लेखन को प्रभावित करता रहा। जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ कठगुलाब उपन्यास के कई अंशों में उसका प्रभाव दिखाई देता है। कहानियों में भी उपन्यासों में उनका प्रभाव दिखाई देता है और उन कहानियों का और उस उपन्यास का नाम बताया गया है। ठीक है, अगला सवाल, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं प्रयास किया। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है और हमें उनकी शिक्षा में क्या प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए है, ये आपके रचनात्मक सवाल है एक तरह से, कि आप लेखिका ने क्या किया, आप क्या कर सकते हैं। तो यही रचनात्मकता ही तो आपको विकसित करनी है आप बच्चों के अंदर। तो देखिए, मेरी संग की औरतें पाठ में लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं सराहनीय प्रयास किए। क्या किया? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है संबंधी धारणा में विश्वास करने वाली लेखिका ने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में कोई भी स्त्रीय शिक्षा देने वाला स्कूल न होने के कारण वहाँ एक अच्छा प्राइमरी स्कूल खुलवाया। मतलब कोई भी स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं देने वाला था, उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता मिली और 3 भाषीय हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के एक प्राइमरी स्कूल खोला, जिसमें खुद के बच्चे पढ़े और अच्छे अच्छे अधिकारियों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े। अब दूसरा सवाल था इस समय कि हमें उनकी शिक्षा का क्या प्रयास करना चाहिए। देखो, बच्चों के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित नागरिक ही अपना और अपने समाज एवं देश का विकास कर सकते हैं। समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयों की जड़ निर्धनता या गरीबी होती है और गरीबी की जड़ अशिक्षा होती है। देखो, समाज में आप जितनी भी अधिकांश बुराइयों की जड़ क्या होती है, निर्धनता या गरीबी होती है। क्या होती है? निर्धनता और गरीबी होती है। और गरीबी की जड़ क्या होती है? अशिक्षा। यदि बच्चों में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाए तो समाज और देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी विकास भी नहीं हो सकता। हमें बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तर पर क्रियाशील होना चाहिए। मतलब खुद को भी ध्यान देना चाहिए और समाज में भी चेतना लानी चाहिए और प्रेरित करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आसपास के निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकता है। और आजकल तो भारत सरकार ने RT, ठीक है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है, प्रदान किया हुआ है। उसमें हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। उन्हें पढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए। इसलिए आजकल पोषाहार की व्यवस्था कर दी भारत सरकार ने। हर व्यक्ति को इसमें यथासंभव अपना योगदान देना चाहिए। ये आप और भी आप इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि छोटा समूह बना करके स्कूल से बाद में बच्चों को घर बुला करके पढ़ाना, उनके जो भी पाठ्य पुस्तक संबंधी समस्याएं उनको सुलझाना, उनके लिए कमरे की व्यवस्था करने हेतु दान, ये पूरे समाज या गांव में से दान इकट्ठा करके उनके लिए कमरे की व्यवस्था करवाना। हर कमरा भी बन गया है तो पंखा, बिजली की व्यवस्था करवाना। और भी आप इसमें विस्तार कर सकते हैं। खेल कूद के लिए मैदान को तैयार करवाना, आप इसमें और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नारी शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, साथ साथ बच्चों के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा भी, जब बड़े बड़े भी पढ़ेंगे तो बच्चे उनको देकर और भी उनमें उत्साह का संचार होगा। आगे देखते हैं। स्कूल खोलने के विषय में लेखिका और बिशप के विचारों को अपने शब्दों में लिखते हुए बताइए कि आप किन के विचारों को उचित मानते हैं। तो बिशप यानी कैथोलिक जो मिशनरी थे, उनकी अलग तरह के जो वो रहते हैं उसमें नियम कानून कायदे जो उनसे मैच नहीं खाए लेखिका के विचारों से, तो उनको लिखना था। लेखिका ने बागलकोट के कैथोलिक बिशप से यानी कर्नाटक के बागलकोट में
छोटे से शहर में कैथोलिक बिशप से अपने कस्बे में प्राइमरी स्कूल खोलने का आग्रह किया, लेकिन बिशप ने उसके आग्रह को यह कहकर टाल दिया कि यहाँ ईसाई बच्चों की संख्या कम है। ये टाल दिया कि इसलिए नहीं खोलेंगे, यहाँ क्रिश्चियन बच्चे कम हैं। लेखिका ने पुनः आग्रह किया तो उन्होंने स्कूल खोलने की शर्त यह रखी कि वह यह यकीन दिलाएं कि, उन्होंने क्या, अगर ठीक है हम मानते हैं, परंतु यकीन दिलाएं कि स्कूल 100 वर्षों तक चलता रहेगा। इस पर लेखिका को गुस्सा आ गया। उसने बिशप से कहा कि किसी भी बात के लिए यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह 100 वर्षों तक चलेगा। बात भी सही है। इस पर बिशप ने भी गुस्से में कहा कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, उनकी नहीं है। दोनों के विचारों में लेखिका के विचार उचित हैं, क्योंकि यह शिक्षा को सर्वोपरि मानती है, क्योंकि वह शिक्षा को सर्वोपरि मानती है लेखिका। उनके लिए शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जो कि उचित है। ठीक है, तो इसलिए हम लेखिका के विचारों को उचित मानते हैं। अगला सवाल, लेखिका मृदुला गर्ग अपने साथ की किन औरतों से प्रभावित थी और क्यों? बिल्कुल सही बात है। लेखिका मृदुला गर्ग अपने साथ की कई औरतों से प्रभावित थी जिनके साथ उनका कोई न कोई रिश्ता था। वे थी उनकी नानी, परदादी, माँ भी थी, छोटी बहन थी, यानी छोटी बहन रेणु। उसकी नानी देश प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी सामान्य भूमिका छोड़कर अंतिम समय में पति के मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और उनसे अपनी बेटी के विवाह की स्वतंत्रता सेनानी से कराने का वादा लिया। और उनकी दादी ने भी लिख तोड़ते हुए लड़के के स्थान पर लड़की की कामना करने के समाज के सामने अद्भुत उदाहरण दिया। और माता के व्यक्तित्व के, वो सही बोलती थी, झूठ नहीं बोलती थी, किसी की बात, गोपनीय बात को प्रकट नहीं करती थी, हमेशा साहित्य सृजन में लगी रहती थी। तो ये सभी भी व्यक्तित्व पर असर डाला लेखिका के, ये भी आपको इसमें ऐड करना है। और बहन रेणु ने अपने नज़रिए से जिंदगी को देखा, और बहन जो रेणु थी सबसे छोटी, उसने अपने नज़रिए से जिंदगी को देखा और समझा, अकेले ही उसका आनंद लिया। इन सभी ने लेखिका के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, अगला सवाल, लेखिका के मन में उनकी नानी, दादी, माँ, भाई बहनों आदि की स्मृतियाँ हैं। इन्हीं रिश्तों से परिवार बनता है। परिवार के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है। लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में अपने परिवार का वर्णन करते हुए जिन रिश्तों एवं उनसे जुड़ी भावनाओं का उल्लेख किया है, वास्तव में उन्हीं से परिवार की रचना होती है। परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसके परिवेश में पल बढ़कर मनुष्य प्राथमिक रूप से सामाजिकता तथा व्यक्तिगत आचार विचार, कार्य व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करता है। यह कहना गलत न होगा कि परिवार हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यक्तिगत जीवन की भी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। देखो सवाल क्या कहता है, लेखिका के मन में उसकी दादी, नानी, माँ, भाई बहन आदि की स्मृति यादें हैं। इन्हीं रिश्तों से परिवार बनता है। परिवार के बारे में अपने विचार प्रकट कर बताइए कि यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है। आपको अपने विचार पर लिखना है। देखो, लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में अपने परिवार का वर्णन करते हुए जिन रिश्तों और उनसे जुड़ी भावनाओं को उल्लेख किया है, वास्तव में उन्हीं से परिवार की रचना होती है। रिश्तों से और उनसे जुड़ी भावनाओं से। परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसके परिवेश में पल बढ़कर मनुष्य प्राथमिक रूप से सामाजिक और व्यक्तिगत आचार विचार, कार्य व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करता है। तो सबसे पहले वो परिवेश है, वो परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है। सबसे पहले परिवार क्या, समाज की एक इकाई है जिसके परिवेश में पल बढ़कर मनुष्य प्राथमिक रूप से सामाजिकता और व्यक्तिगत आचार विचार, कार्य व्यवहार, व्यक्तिगत आचार विचार और कार्य व्यवहार, याद रख लेना, व्यक्तिगत आचार विचार और कार्य व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करता है। यह कहना गलत न होगा कि परिवार हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत जीवन की भी महत्वपूर्ण इकाई है। आगे देखें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो रामायण, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं के केंद्र में परिवार ही है। मतलब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो रामायण और महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं के केंद्र में परिवार ही है।
समाजशास्त्रियों ने समाज को परिभाषित करते हुए उसे सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। समाजशास्त्रियों ने परिवार को क्या बोला? सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। यदि यह कथन सत्य है तो यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि उस जाल को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र परिवार ही है। समाजशास्त्रियों ने समाज को परिभाषित क्या कहा? कि सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। यदि यह कथन सत्य है कि समाज है जो सामाजिक संबंध जाल है, तो ये इस मानने में कोई कठिनाई नहीं कि जाल की बनाने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या है? परिवार है। समाज की रचना का आरंभ परिवार के समूह से ही होता है। तो ये विचार आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी घटना हुई परिवार के कारण ही हुई है। समाजशास्त्रियों ने समाज को सामाजिक संबंधों को जाल का, अगर यही की बात इस कथन को सत्य मानते हैं तो इस जाल को बनाने के सूत्र का परिवार हुआ। तो समाज की रचना का आरंभ परिवार के समूह से ही होता है। अगला सवाल है, लेखिका ने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन इस पाठ में किया। कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय का जीवन में क्या महत्व है? लेखिका ने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन इस पाठ में किया है। कार्य के प्रति क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है। कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय का जीवन में क्या महत्व है, ये बताना है कि क्या महत्व। देखो, कार्य के प्रति सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय असंभव को भी संभव बना देने वाले गुण हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कार्य यदि पूरे मन और लगन से किया जाए तो व्यक्ति उसे पूर्ण करने में दृढ़ संकल्पित हो तो वह न केवल उसे पूरा करता है बल्कि कार्य विशिष्ट और ऐतिहासिक रूप में यादगार भी हो जाता है। वो कार्य क्या विशिष्ट बन जाएगा और इतिहास में याद भी करेंगे लोग, अगर पूर्ण लगन से सच्ची निष्ठा के साथ कार्य करता है। लगनशील, दृढ़ निश्चय, ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अविस्मरणीय कार्य करके अपने समाज और राष्ट्र का नायक बन जाता है। अनेक अविस्मरणीय कार्य करके समाज और राष्ट्र का क्या बन जाता है? नायक बन जाता है। हमारे अनेक महापुरुषों के जीवन इस बात के साक्षी हैं कि सच्ची लगन एवं दृढ़ निश्चय से ही उन्होंने असंभव कार्य को भी संभव बनाया है और जीवन में सम्मान प्राप्त किया है। उनके मरने के बाद भी हम उन्हें श्रद्धा एवं आदर के साथ याद करते हैं। हम उनके मरने के बाद भी जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता है या दृढ़ निश्चय इच्छा के लिए कोई काम करता है, असंभव कार्य को भी संभव करता है और जीवन में उसे सम्मान मिलता है और मरने के बाद भी उसे आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। जैसे उदाहरण आपके सबके सामने समक्ष है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विनोबा भावे, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि इसके ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है, आगे अगला सवाल। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके परिवार की किस प्राणी का अधिक प्रभाव पड़ा? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखिका के व्यक्तित्व अपने परिवार के लोगों में से सर्वाधिक प्रभाव अपनी नानी के व्यक्तित्व का पड़ा। नानी को लेखिका ने कभी नहीं देखा, न कभी सुना वर्ता कि उसकी नानी ने किस प्रकार विलायती ढंग से जीवन यापन करने वाले बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकायत के जीवन जिया। मतलब उस व्यक्ति का पढ़ाओ जिसको न तो उसने देखा था, सिर्फ सुना पड़ता कि उसकी नानी इस प्रकार की थी कि विलायती ढंग से उसके नाना जीवन यापन करते थे और उनसे जीवन में उनमें कभी बाधा नहीं डाली उनके जीवन में और उसे कभी शिकायत नहीं हुई। तो वो कौन थी? नानी। आगे नानी थी, अपने और किसी बिना शिकायत के जीवन बिताया था, लेकिन मरने से पहले अचानक किस प्रकार पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के मित्र को बुलाया और उनसे यह वचन लिया कि अपनी पुत्री का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएंगे। कौन थे? प्यारेलाल शर्मा जी से ये वचन लिया था। नानी की राष्ट्र चेतना और भारतीयता का, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, नानी की राष्ट्रीय चेतना और भारतीयता का लेखिका के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। नानी की राष्ट्रीय चेतना और भारतीयता का लेखिका के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेखिका अपनी नानी के विचारों और संस्कारों से अधिक प्रभावित हुई। ठीक है, ये बात तो हमको याद रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? नानी का, क्योंकि सबको देखा था उसने पर नानी को नहीं देखा, परंतु उसके विचारों के बारे में सुना था और वो इतने सशक्त विचार थे, उसका व्यक्तित्व ऐसा था, उन व्यक्तित्व संस्कार और विचारों से अधिक प्रभावित हुई। कौन? लेखिका। अब देखिए, मेरी संग की औरतें शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मेरी संग की औरतें एक नए ढंग या शैली में लिखा गया संस्मरणात्मक गद्य है ना? गद्य लेखन है,
गद्यात्मक भाषा में है एक लेख है, याद किया गया एक लेख है। यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है जिन्होंने परंपरागत तरीके से जीवन जिया, लेकिन साथ ही ये लीक से हटकर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मतलब इन्होंने परंपरागत तरीके से जीवन जिया, लेकिन साथ ही लीक से हटकर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। पाठ में लेखिका की नानी, परदादी, माँ, बहनें स्वयं लेखिका की कहानी बताइए। ये सभी चरित्र वस्तु तो लेखिका के संग की ही महिलाएं, ये सारे चरित्र लेखिका की संग की क्या है, महिलाएं। लेखिका इस शीर्षक के माध्यम से किन्हीं विशिष्ट स्त्रियों के बारे में उनके विशिष्ट व्यक्तित्वों की चर्चा करने का लक्ष्य नहीं रखती हैं। देखो, लेखिका इस शीर्षक कौन सी, मेरी संग की औरतों के माध्यम से किन्हीं विशिष्ट स्त्रियों के उनके विशिष्ट व्यक्तित्व की चर्चा नहीं करती, बल्कि ये इंपॉर्टेंट, सामान्य स्त्रियों के व्यक्तित्व में निहित विशिष्ट गुणों को उभारना चाहती हैं। इसलिए वह अपने संघ की सामान्य महिलाओं की ही चर्चा करती है। मतलब सामान्य महिलाओं में निहित विशिष्ट व्यक्तित्वों को, विशिष्ट गुणों को उभारना चाहती हैं, इसलिए अपने संघ की सामान्य महिलाओं की चर्चा करती हैं। इसलिए मेरे संघ की औरतें शीर्षक पूर्णतः सार्थक एवं अत्यंत प्रभावी है। अब अत्यंत क्या है, सार्थक है, प्रभावी है। तो ये ध्यान रखना है कि शीर्षक में किन्हीं विशिष्ट स्त्रियों के उनके विशिष्ट व्यक्ति की चर्चा करना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि सामान्य महिलाओं में निहित विशिष्ट गुणों को उभारना उसका लक्ष्य है। इसलिए वह अपने संघ की सामान्य महिलाओं की चर्चा करती हैं। इसलिए मेरी संघ की औरतें शीर्षक पूर्णतः सार्थक एवं प्रभावी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है इनसे आपको लेखन में सहायता मिलेगी, और आप इसे एक बार दोबारा पढ़ना, सुनना, आपको ज्ञान में जरूर वृद्धि होगी। धन्यवाद।